हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लास। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। आज हम लोग चिल्ड्रन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने बहुत सारे कंजम्पशन की बात की, तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ कंपोनेंट की बात करने वाले हैं। अब ये वीडियो चिल्ड्रन कंजम्पशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जरूरी क्या है, तो जरूरी चिल्ड्रन इसलिए क्योंकि देखो एक्सपेंडिचर की हम लोगों ने बात की। तो एक्सपेंडिचर कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है। कंजम्पशन का मतलब ये है कि हम किसी कमोडिटी को परचेज करके लाएं और उसको हम कंज्यूम करें, यानी उससे हमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरा ये है कि एक्सपेंडिचर, तो मार्केट से जब भी चिल्ड्रन कोई गुड परचेज करोगे तो उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। तो जो प्राइस आप पे करोगे वो आपके लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और जो भी आपने प्राइस पे किया है उसके बदले में जो आपको गुड मिलेगा उसको आप कंज्यूम करने वाले हो। तो आई होप कि अब दोनों का मतलब आप समझ में आ गया कि जब आप कोई भी गुड कंजम्पशन के लिए परचेज करके लाते हैं तो उस वक्त जो आपका पैसा खर्च होता है या जो मनी आप पे करते हो या जो प्राइस आप पे करते हो, दैट मीन्स योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हमारी इकोनॉमी में हैं और कंजम्पशन के लिए उन्हें एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो इसकी तो बात हम लोग चिल्ड्रन करेंगे, साथ में हम लोग इन्वेस्टमेंट के भी कुछ पॉइंट हैं वही बात करेंगे, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट की बात भी हम लोग करेंगे, क्योंकि ये सब आपके चैप्टर नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं। एक एक करके मैं एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, और हर वीडियो को 10 से 15 मिनट में ही मैंने लिमिट किया है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो फिर बोरिंग हो जाता है। तो एक छोटे छोटे टॉपिक को एक एक वीडियो में हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमने इसका मीनिंग आपको बता ही दिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं बोर्ड में लिखा क्या मैंने। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिफर्स टू एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, यानी एक इकोनॉमी में कंजम्पशन में जितने भी लोग मिलके एक्सपेंडिचर करते हैं वो हो गया हमारा कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब उसमें है कौन कौन से लोग, तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला भी लिखा हुआ है। एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, कि वो कौन कौन से लोग हैं जो कंजम्पशन में एक्सपेंडिचर करते हैं या कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं। तो वो हो गया एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सब लोग टोटल कि कौन कौन से लोग हैं जो कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप और हम लोग आ जाते हैं। हम और आप हाउस होल्ड के पार्ट हैं, हमारे और आपके साथ गवर्नमेंट भी आ जाती है। ठीक है, हम हैं, आप हैं और गवर्नमेंट है। उसके अलावा कुछ नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो चलिए समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, समाज के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। वो लोग भी कुछ गुड परचेज करते हैं, हालांकि वो उसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते, वो खुद उसको कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए एक एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उन्होंने उसको परचेज किया और वो किसी और को दे दिया। तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो डिजायर है या जो उनका वांट है वो सेटिस्फाइड होता है। अब देखिए हाउस होल्ड का जो एक्सपेंडिचर है या हाउस होल्ड जो कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करता है वो हो गया। तो यहाँ पर लिखा है परचेज, हाउस होल्ड परचेजेस गुड फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट। हाउस होल्ड गुड को इसलिए परचेज करता है क्योंकि वो अपने वांट को फुलफिल करना चाहता है। फिर आता है गवर्नमेंट, ये देखिए आपका गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट परचेजेस गुड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफेंस फोर्सेस फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एक्सेट्रा। अब गवर्नमेंट भी चिल्ड्रन एक तरीके से कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के अलग अलग काम है। तो आप देख सकते हो डिफेंस फोर्सेस यानी आर्मी होगी, नेवी होगी, पुलिस हो गए, इस तरीके के और भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनके लिए गवर्नमेंट परचेज करती है और उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा, जैसे आपने देखा होगा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, सीजन के बिगनिंग में बहुत सारा जो अनाज है सब प्री डिसाइडेड रेट पर फार्मर से परचेज कर लेती है और उसको बड़े बड़े जो वेयर हाउस है उसमें स्टॉक करके रखती है। फिर उनको अंत्योदय योजना और इस तरीके की और तमाम योजनाएं हैं, उस पर उनको सब्सिडाइज रेट पर फूड ग्रेन गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है, जिससे कि हमारी सोसाइटी में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या गरीब लोग हैं उनका वेलफेयर हो सके या उनको बेसिक रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं वो मिल सकें और नॉर्मली वो सर्वाइव कर सकें। इसके बाद चिल्ड्रन आता है जो हमने तीसरा पॉइंट बताया था, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें कौन कौन लोग आते हैं, इसमें आ जाते हैं NGOs आ जाते हैं, टेम्पल्स आ जाते हैं, मॉस्क्यूज आ जाते हैं। ये लोग भी गुड्स को परचेज करते हैं फॉर चैरिटी, दान पुण्य करने के लिए। ये लोग दान करते हैं, है ना। देखा होगा कि मंदिरों में कोई भंडारा कर रहा है, कोई खाना खिला रहा है गरीबों को, बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, वो लोग भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं।
एनजीओ चला रहे हैं और लोगों की भलाई कर रहे हैं। ये लोग भी सामान खरीदते हैं, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर कुछ मॉस्क है, मॉस्क में भी आपने देखा होगा कि लोग दान वगैरह करते हैं। परचेज ऑफ गुड्स फॉर चैरिटी, तो ये हो गया चिल्ड्रन हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इन तीनों का जो कंजम्पशन पर जो एक्सपेंडिचर होता है, अगर हम उनको टोटल कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। अब चले आते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा तो उस कंट्री का जीडीपी उतनी ही तेज़ी से ग्रो करेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होगी, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। जब इनकम इंक्रीज होगी तो लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, जब डिमांड क्रिएट करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की अपने आप इंक्रीज होगी। तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन हमने लिखे, वैसे तो आपको पहले से पता है इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैपिटल फॉर्मेशन या इंक्रीजिंग इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अगर ये देखिए कैपिटल फॉर्मेशन यदि इकोनॉमी में अगर हो रही तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या फिर जो पहले से कैपिटल उसमें कुछ ऐड ऑन हो रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास 2024 में 10 मशीन्स थी, है ना, और 2025 में हमारे पास 15 मशीन्स हो गई, तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल फॉर्मेशन जो है 5 मशीन का होगा। 5 मशीन एक्स्ट्रा मैंने प्रोड्यूस की या हमने बनाई है। तो लिखा है इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। देखिए इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, हमारे पास 10 मशीन का स्टॉक था, है ना, 2024 में 2025 में हमारे पास 15 मशीन हो गई। तो जो मशीन का जो स्टॉक था 10 से 15 हो गया, तो कितना कैपिटल फॉर्मेशन हो गया? 5 मशीन का हमने, और जो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल हमने किया है, जो हमारे पास कैपिटल का स्टॉक था उसमें हमने कुछ ना कुछ इंक्रीज किया है। तो ये इसीलिए लिखा हुआ है इट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। दूसरा है इट ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन, इसको कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसको कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल फॉर्म हो रही है, नई नई कैपिटल हम ला रहे हैं, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट भी चिल्ड्रन जो है वो दो तरीके हो गए, एक तो हो गया फिक्स इन्वेस्टमेंट और दूसरा हो गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट आपको जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है, यानी हमने एक बार फिक्स कर दी, इन्वेस्ट कर दिया और ये फिक्स चीज़ों में लग गया, ये मूवेबल नहीं होती। जैसे कि देखो इसमें हो गया एक मशीनरी होगी, एक मशीन है, बहुत बड़ी मशीन, मशीनें बड़ी बड़ी होती हैं, आप देखो बहुत महंगी भी आती है, तो उनको एक जगह के इंस्टॉल कर दिए जाते हैं और उस जगह पे वो उनसे हम काम लेते हैं। उसके बाद हो गया बिल्डिंग भी आपको पता ही मूवेबल एसेट है। उसके बाद कुछ व्हीकल हो गए, व्हीकल तो मूवेबल है, एंड सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या, ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है और जो प्रोड्यूसर को एक बार इसमें करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में कई सारी चीज़ें आ जाए, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश्ड गुड हो गया, सेमी फिनिश्ड गुड हो गया, और भी बहुत सारा जो स्टॉक जो पड़ा रहता है वो सब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। आपने देखा होगा कि ऐसा तो है नहीं कि जो प्रोड्यूसर है रॉ मटेरियल रोज मार्केट से परचेज कर रहा है थोड़ा थोड़ा और फिर उसको यूटिलाइज करके फिनिश गुड बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, एक बार ये रॉ मटेरियल को बल्क में परचेज करते हैं। बल्क में परचेज करने से क्या होता है कि उसको प्राइस कम पे करना पड़ता है ना, कम प्राइस में, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वही बचती है। उसके बाद ऐसा भी नहीं होता चिल्ड्रन कि जो प्रोड्यूसर है उसने जितना भी गुड बना रखा है उसने उतना ही गुड बनाया जितना कि मार्केट में आज बनाया और आज ही बेच दिया, नहीं, ऐसा नहीं करते वो, क्योंकि मशीनें कंटिन्यू काम करती रहती है, मजदूर डेली आते रहते, टाइम पर काम करते रहते हैं, तो प्रोडक्शन लगातार होता रहता है। तो एक रेशियो बनाया रहता है चिल्ड्रन, रोज हमें इतना यूनिट बनाना है और रोज इतना यूनिट हमें मार्केट में बेच देना है। तो कुछ वो स्टॉक बना के रखते हैं ताकि जो है सप्लाई जो है कंटिन्यूटी बनी रहे, वो हर्डल, उसमें कोई भी हर्डल ना आए। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक भी उन्हें बना के रखना पड़ता है, ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गया। फिनिश गुड का स्टॉक भी रखना पड़ता है, और कुछ ऐसे सेमी फिनिश गुड का स्टॉक भी उन्हें बना के, कुछ ऐसे गुड हैं जो 50% बन गया, 50% बनना बाकी है, 90% बन गया, 90% बनना 10% बनना बाकी है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एक कार है, कार पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर होगी बट उसमें भी टायर नहीं लगे हुए हैं, है ना, तो उसमें टायर, तो वो उसे सेमी फिनिश हम कहेंगे, टायर लग गया वो फुली फिनिश गुड हो गया। तो ये हो गया चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट, जिसमें फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दो तरीके के इन्वेस्टमेंट हो, तो जो हमने आपको बता दिया। अब चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट का तो यहाँ पर लिखा गया चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट हम जो है इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, यहाँ पर एक फार्मूला भी लिखा है, देखो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, या इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसको सिंबल के फॉर्म में हम
आई इक्वल टू डेल्टा के, डेल्टा का मतलब हो गया चेंज इन और के का मतलब हो गया स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना चेंज हुआ है। इसके अलावा चलिए आगे जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इस तरीके से फार्मूला भी लिखना पड़ेगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है ना, कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में या पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देगा कि 2024 में हमारे पास 2024 के एंड में हमारे पास 10 मशीन थी और 2025 के एंड में हमारे 2025 के बिगनिंग में हमारे पास 15 मशीनें हैं, 2024 के एंड में हमारे पास 10 मशीन थी। तो हमने कितना कैपिटल फॉर्मेशन किया, तो हमने 15 में से 10 को माइनस कर दिया, 5 आ गया, 5 मशीन का हमने कैपिटल फॉर्मेशन किया है। तो वही है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी फिनेंशियल ईयर के बिगनिंग में हमारे पास कितनी मशीनें थी और एंड में हमारे पास कितनी मशीनें हैं। तो एंड में जितनी बची उसमें से जो शुरू में थी वो हमने माइनस कर दिया, तो हमें पता चल जाता है। उसके बाद इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में कितना चेंज हुआ तो हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दोनों फार्मूले एक जैसे ही हैं। तो ये था चिल्ड्रन कुछ सिंपल सा कंसेप्ट, कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में हमने आपको बताया फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी हमने आपको बता दिया। तो आई होप ये सारे जो पॉइंट्स थे वो आपको समझ में आ गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू विथ some more points in the next video. Till then, take care, keep watching, God bless you, and thank you for watching the video.